तो दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज हीरा मंडी के बाकी सारे एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप मेरे चैनल में जरूर देख सकते हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं जो अपनी नत उतराई की रस्म से परदीन के कहने पर भाग चुकी थी और वो भागकर सीधा ताज के पास आती है। ताज अब आलम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने आता है। अब जैसे आलम उससे खत के बारे में बात करती है तो वो हैरान था क्योंकि उसने तो ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं था। तभी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि जिस जगह से वो नफरत करता था और उसी जगह की लड़की से वो आज इश्क कर बैठा है। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। इधर फरीदा ने जश्न मनाने का ऐलान कर देती है क्योंकि उसने मल्लिका का घमंड चूर करने के लिए उसकी बेटी आलम को भी भगा दिया था। यहाँ हम मल्लिका को देखते हैं जो आलम के जाने के कारण ऊटपटांग हरकतें कर रही थी और उसे बिब्बो जान ने संभाला हुआ था। इसके बाद इधर ताज आलम के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते। पर आलम कहती है कि नहीं, मैं वहां तवायफ बनने नहीं जाऊंगी। तब ताज उसे हीरा मंडी ना ले जाकर अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम एक दो दिन यहाँ पर रुक सकती हो। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है। अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना कि तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। अब आलम ये बात सुनकर खुश थी कि अब मैं हीरा मंडी वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ मल्लिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, पर उसने भागकर मल्लिका के सपने को चूर चूर कर दिया। फिर हम आलम को देखते हैं जो सुबह सुबह ताज की दादी से मिलती है और उन्हें पसंद भी आ जाती है। पर ताज की बातों से ताज के पिता को डाउट हो रहा था कि आलम सरफराज की बहन नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी सरफराज से नहीं मिले थे। हालांकि वो उसे कुछ कहते नहीं और सब हंसी खुशी चल रहा था। इधर बिब्बो अब क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है और उसमें से एक ताज का दोस्त था जिसे पूछने पर पता चलता है कि आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है और उसके घर वालों को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर बिब्बो जान की जान में जान आती है। अब यहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना ज्यादा घुलो मिलो मत क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम चली जाओगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कह देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैं हीरा मंडी वापस नहीं जाऊंगी। इधर हम वहीदा और बिब्बो को देखते हैं जो वाहिदा आज अंग्रेजी अधिकारी एंडरसन को अपना मुजरा दिखाने वाली थी। अब जब वो अपना मुजरा दिखाना शुरू करती है तो एंडरसन तो बस बिब्बो को ही देखे जा रहा था और वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। और इस बार भी वहीदा पागल बन जाती है क्योंकि उसका प्लान था वो एंडरसन को अपना साहिब बना लेगी और उस पर पैसों की बारिश होगी। पर अब बिब्बो को एंडरसन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो पूरे होटल में तमाशा शुरू कर देती है। और उसी होटल में ताज अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तवायफ की क्या हालत होती है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि फिर तो आलम को भी यही हालत होगी। इसलिए वो तुरंत घर जाता है और आलम से कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहते हैं कि अब तुम एक महीना यहीं पर रुको। जो सुनकर आलम कहती है कि आप उनसे पूछना कि क्या हम 2 महीने तक रुक सकते हैं। और आलम मुस्कुराने लगती है, यानी वो भी चाहता था कि आलम अब यही रहे। अब इधर वहीदा बिब्बो के इतना सब कुछ करने के बाद गुस्से में सीधा फरीदा के पास पहुंचती है क्योंकि बिब्बो ने उसका होने वाला साहिब छीन लिया था। इसलिए अब वो मल्लिका और उसके बेटी से बदला लेने के लिए फरीदा से मिल जाती है और बताती है कि वो रहीदा के केस के फाइल में हमारे पास है, जिस पर फरीदा उसे कहती है कि आप जल्दी से वो फाइल लेकर आइए। इधर अब उस्ताद जब कहीं जा रहा था तब वो ताज को दादी के साथ देख लेता है और उस्ताद से ये बात पचती नहीं, इसलिए वो तुरंत ये खबर लेकर मल्लिका के पास पहुंचता है और वहां कहता है कि कल ईद है इसलिए आप ताज बलोच के महल में जरूर जाइएगा, आपको वहां खुशखबरी मिलेगी। और बिब्बो जान समझ जाती है कि उस्ताद ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ईद का जश्न मनाया जा रहा था तभी वहां पर मल्लिका आती है और उसे देखकर आलम डर जाती है। मल्लिका जैसे ही सच बताने वाली थी तो ताज पहले ही बोल पड़ता है और पूरा सच अपनी फैमिली को बता देता है कि तालम कहाँ से आई है और वो कौन है। साथ ही वो कहता है कि मैं
आलम से इश्क करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका दादी का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि अब तक ताज ने उनसे भी झूठ बोल रखा था। तब मल्लिका कहती है कि एक तवायफ ने नवाब की शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज ने तो ठान लिया था कि वो आलम से ही शादी कर के रहेगा। इसलिए मल्लिका भी उसे चैलेंज कर देती है कि हम भी देखते हैं कि ये शादी तुम कैसे करते हो। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वहीदा मल्लिका को भड़का रही थी कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जा रही, आप ये शाही महल कैसे संभाल पाओगी। फिर इधर हम ताज को देखते हैं, जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। इसलिए ताज अपनी दूसरी कोठी पर आता है, जो उसके मामा संभालते थे। अब ताज के साथ आलम को देखकर वहाँ उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई तो ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से पहले तो सिर्फ तवायफ ही ऐसे आती है, और अगर ये यहाँ रहेगी तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। जिस पर ताज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये यहीं पर रहेगी। फिर हम वहीदा को देखते हैं, जो आज 25 साल पुरानी फाइल जमीन से निकाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये फाइल कभी ना कभी काम आएगी। इसलिए उसने उस फाइल को वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वहीदा तुरंत फरीदान के पास जाकर उसे ये फाइल दे देती है, और फिर दोनों ये फाइल लेकर ऑफिसर कार्टराइट को देने चल देते हैं। पर उस्ताद आकर बताता है कि वो तो लाहौर में है ही नहीं, वो 15 दिनों के लिए बाहर गए हैं। ये सुनकर वहीदा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदा कहती है कि 15 साल तक मैंने इंतजार किया है, आप 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। इधर हम ताज और आलम को साथ में देखते हैं, जो आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है जुल्फिकार और मल्लिका की तरफ, जो मल्लिका को बता देता है कि ये फरीदा बहुत पहुंची हुई चीज, उसके हर शहर में केस चल रहे हैं और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिसकी फोटोज मल्लिका के हाथ लग जाती है। असल में फरीदा ने कई नवाबों को मारा था, तो कईयों के महल छीन लिए थे। अब अगर ये फोटो पुलिस को दे दी जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। और ये जानकर मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद हम फरीदा को देखते हैं, जो अपनी फोटोज खिंचा रही थी। तभी वहां पर मल्लिका आती है, जो पहले तो अपनी 25 साल पुरानी फाइल देखकर चौंक जाती है, और वो समझ जाती है कि ये जरूर वहीदा ने दी होगी। हालांकि वो घबराती नहीं, बल्कि फरीदा को उसकी फोटोज दिखाती है और बताती है कि ऐसी और भी फोटोज पड़ी है, अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो आज ही तुम अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए मल्लिका कहती है कि तुम मेरी ये फाइल छुपा दो और मैं तुम्हारी ये राज छुपा दूंगी। ये देखकर फरीदा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर रात को फरीदा वहीदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो कोई भी सबूत नहीं है, जो देखकर वहीदा के होश उड़ जाते हैं, और वो समझ जाती है कि ये सबूत फरीदा ने ही गायब किए होंगे। और फिर एक बार वहीदा का दिल टूट जाता है कि उसे होके मिलने बंद हो ही नहीं रहे, और वो बची कुची फाइल भी जला देती है। फिर वहीदा सीधा मल्लिका के पास जाती है और उनसे अपने किए की माफी मांगती है। तब मल्लिका भी उसे बिना कुछ कहे माफ कर देती है। फिर मल्लिका कहती है कि अब से तुम्हारी बेटी शमा यहाँ की हुजूर बनेगी, जिसकी पूरा महल पर राज होगा, और वो सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते हैं कि अब जेल से इकबाल छूट गया है, और वो साइमा के बारे में ही पूछ रहा है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर इकबाल मल्लिका के पास जाता है और मल्लिका इकबाल से माफी मांगती है कि अंग्रेजों ने तुम पर कई सारे चार्जेस लगाए हुए थे, इसलिए तुम्हें रिहा करवाने में इतनी देर हो गई। साथ ही वो इकबाल से बताती है कि तुम्हारी जेल जाते ही समय साइमा किसी और के साथ भाग गई, और उसने बस यह कड़ा छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन भी वो एंडरसन के पास जाती है, और उसके पास उसे एक नक्शा रखा हुआ दिखता है, जिसमें हथियारों की पूरी डिटेल्स थी। इधर हम ताज को आलम के साथ देखते हैं, जो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और आलम इसके लिए मान जाती है। फिर इधर बिब्बो ये सारी जानकारी क्रांतिकारी भाइयों को जाकर देती है, ताकि ये लोग वहां से हथियार चुरा सके, जो क्रांति लाने में काम आ सकते हैं। और जब वो ताज से आलम के बारे में पूछती है, तो ताज कहता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बिब्बो बहुत खुश हो जाती है। अब शादी होने से एक दिन पहले ताज अपने यहाँ पर एक बड़ी दावत रखता है, जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आए हुए थे। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि ये पीछे से सारे हथियार चुरा सके, और इससे किसी को उन पर शक भी ना हो। तभी वहां पर फरीदा और
कार्ड राइडर आते हैं और फरीदा आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है। अब वहाँ आलम तो नहीं थी, पर फरीदा कुछ ऐसे सबूत उसको मिल जाते हैं जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ काम की चीज़ है। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो पुलिस के भेष में हथियार चुराने आए हुए थे। अब वो हथियार चुराने के बाद जैसे ही निकलने वाले थे तो किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और ये समझ जाते हैं कि ये उन्हें फंसाने के लिए प्लान किया गया था और दरवाजे के बाहर अंग्रेजी अफसर खड़े थे ताकि इन लोगों के बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दे। पर ये क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से यहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि उस समय अंग्रेज उन पर फायरिंग भी करते हैं और एक दो गोली क्रांतिकारियों में से एक को लग जाती है। इधर आलम जब फरीदा से मिलती है तो वो उसे काफी गुस्सा थी क्योंकि फरीदा ने झूठा खत देकर उसे महल से भगाया था। पर फरीदा कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था, पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्ड राइडर जब फरीदा के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि उनके यहाँ से हथियार चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से जाने लगता है। तब फरीदा कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। तब कार्ड राइडर इसके लिए मान जाता है। तो फरीदा उससे कहती है कि रिहाना वाला केस तो मैंने वापस ले लिया है, पर तुम उसकी चुपचाप तहकीकात करते रहो क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मल्लिका से बदला लेना है। ये सुनकर कार्ड राइडर भी हाँ कर देता है और कहता है कि केस तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर लूंगा। और फिर फरीदा उसे चोरी के सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे से मिले थे। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए काफी खुश थी। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है जो कि क्रांतिकारियों के प्लान की डिटेल्स थी। अब ताज भी यहाँ नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद आलम को पीट कर यहाँ से ले जा जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो गोलियां जिसके लगी थी वो हामिद ही था और ये सोचने लगते हैं कि हम में से कोई गद्दार है, वरना हमारा प्लान अंग्रेजों तक कैसे पहुंचता। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस ने रेड मार दी है और आलम को उठा ले गए हैं। अब सबूत भी उन्हीं के पास है। तब आलम को बचाने जाने लगता है, पर ये लोग उसे जाने नहीं देते। हामिद कहता है कि तुम डिसाइड कर लो, या तो महबूबा या फिर देश। और ये सुनकर ताज शांत हो जाता है। हालांकि अगले दिन ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ कार्ड राइडर को ताज पर पूरा शक था कि वो भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ है, क्योंकि कोठी से जो सबूत मिले थे वो उसी के लग रहे थे। पर आलम को बुलाया जाता है तो वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग तो मैंने की थी और ताज का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब अंग्रेज कहता है कि ताज तो तुमसे शादी भी करने वाला था, तो उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं होगा। तब ताज बोलता है कि इन तवायफों से कौन शादी करता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। असल में अब ताज देश के लिए मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो था। इसी के बाद आलम को जेल जाती है और यही एपिसोड 6 खत्म होता है। और एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मल्लिका और बिब्बो जान को देखते हैं, जहां बिब्बो बताती है कि आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वो मल्लिका से आलम को छुड़ाने के लिए कहती है। पर मल्लिका कहती है कि आलम का ताज कहाँ गया, वो तो उससे शादी करने वाला था। तब भी वो कहती है कि ताज का तो पता नहीं, पर आप आलम को बचा लीजिए। जिसके बाद अपनी बेटी के लिए मल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। आलम को बचाने पर यहाँ कार राइड नहीं होता तो वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। फिर हम कार राइड को देखते हैं जो फरीदा के साथ था। अब यहाँ मल्लिका को कार राइड का इंतजार करते करते रात हो जाती है और थोड़ी देर बाद कार राइड आता है तो मल्लिका उससे आलम को छोड़ने की बात करती है। पर यहाँ कार्टराइट बताता है कि आलम तो क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। जिस पर मल्लिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कार्टराइट अलग ही मूड में आ जाता है और वह मल्लिका से गाना गाने के लिए कहता है। तो मल्लिका गाना गाने लगती है। फिर वो उसे डांस करने को भी कहता है तो मल्लिका वो भी कर लेती है। फिर कार्टराइट मल्लिका से अपने कपड़े उतार कर डांस करने के लिए कहता है, जिस पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है। पर यहाँ आलम का सवाल था और मल्लिका जानती थी कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहेंगे, इसलिए वो अपना शरीर ही उन्हें सौंप देती है और ये सारे अंग्रेज मल्लिका के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम काज वाइट को फरीदा के पास देखते हैं जो उसे बताता है कि हमने तुम्हारे कहने पर मल्लिका को सबक सिखा दिया और मेरा बदला भी पूरा हो गया। तब ये सुनते ही फरीदा दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती तो थी कि मल्लिका को बर्बाद कर दे,
पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज उसकी तो इज्जत ही सरेआम लूट लेंगे। और ये सोचकर फरीदा रोने लगती है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, जो आलम को तो छुड़ा लाई थी, पर उसके साथ जो भी अंग्रेजों ने किया था वो ये सब भूल नहीं पा रही थी और उसकी हालत काफ़ी नाजुक भी हो रही थी। अब अगले दिन आलम बिप्पू जान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ताज का बच्चा है। ये सुनकर भी वो खुश हो जाती है। तब आलम कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम्हारा पिता ताजदार है। इधर अब ताज बिब्बो से मिलता है और आलम का हालचाल पूछता है, पर भी वो तो पहले उसे काफ़ी सुनाती है कि तुम उसे जेल में ऐसे क्यों छोड़ के आए। फिर वो उसे बताता है कि आलम प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो। ये सब सुनकर ताज सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आलम से शादी करना चाहता हूँ। पर ताज के पिता इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन ताज की दादी उसकी बात मान जाती है और अगले ही पल ताज और उसकी दादी रिश्ता लेकर मल्लिका के पास आती है। तब यहाँ मल्लिका बात बात पर उनकी बेइज्जती कर रही थी, जिस पर आलम की दादी ये बात संभालती है और मल्लिका इस शादी के लिए भी मान जाती। फिर वो कहती है कि रात के 10 बजे से पहले बारात लेकर आ जाना, वरना 10 बजे के बाद हम आलम को मुजरे पर बिठा देंगे और फिर कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। ताज भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पास उस्ताद आता है और वो उसे बता देता है कि उसकी साइमा किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि मल्लिका ने उसे दो दो आदमियों के हाथों बेच दिया था। जो सुनकर इकबाल टूट जाता है और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ बिब्बो शादी का पहला कार्ड लेकर सीधा जाकर फरीदा को देती है कि आपके कारण ही ताज और आलम इतना आगे बढ़ पाए, जिस पर फरीदा पहली बार आज इतना खुश होती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो कि ताज की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। पर ताज की दादी कहती है कि शादी तो होकर रहेगी, फिर तुम चाहो मानो या ना मानो। और इस पर ताज के पिता गुस्से में चले जाते हैं, जिसके बाद वो शादी तुड़वाने के लिए सीधा कार्टराइट को कॉल लगा देते हैं और उन्होंने कार्टराइट को कुछ ऐसा बता दिया था जिससे शादी टूट जाएगी। अब इधर आज आलम की शादी की तैयारियों में सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में बारात आने वाली थी और इससे आलम भी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और थोड़ी देर में वहां से बारात निकलने वाली थी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कार्टराइट ताज को बताता है कि अंग्रेजों से बगावत करने के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब ताज अपने पिता से कहता है कि आप बस इनसे 10:30 की लास्ट मोहलत मांग लीजिए, मैं शादी करके अरेस्ट हो जाऊंगा। और यहाँ पता चलता है कि ताज के पिता ने ही कार्टराइट को इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो ताज को अरेस्ट कर ले और ये शादी ना हो पाए। जिसके बाद पुलिस वाले ताज को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और ताज की शादी का सपना यहीं पर चूर चूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये बात मल्लिका को भी पता चल जाती है और वो सीधा आलम को जाकर बताती है कि अब ताज नहीं आने वाला, इसलिए अब तुम जाकर मुजरे पर बैठो और ताज को भूल जाओ। अब यहाँ फरीदा खुश होकर आलम की शादी में आ ही रही होती है। तब उस्ताद उसे बताता है कि कार्टराइट ने ताज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं भी लगाई है। यह सुनते ही फरीदा सीधा कार्टराइट के पास आती है और उससे ताज को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है। तब कार्टराइट कहता है कि अगर ताज अपने साथियों के नाम बता दे तो हम उसे भी छोड़ देंगे। पर ताज तो एक का भी नाम नहीं बता रहा था और वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाता है, जिस पर गुस्से में पुलिस वाला उसे और बुरी तरह से मारने लगता है और एक डंडा सर पर लगने से उसकी यहीं पे मौत हो जाती है, जो देखकर फरीदा के होश उड़ जाते हैं। इधर आलम अब अपनी पहली बार मुजरा करने लगती है और उसकी आंखों में ताज से ना मिलने का दुख था। तभी ये फरीदा आकर बिब्बो को बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा और बिब्बो सीधा जाकर आलम को भी ताज के मरने की खबर देती है, जिसके कारण आलम एकदम सहन नहीं कर पाती और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं, जिसे ताज की मौत का बड़ा सदमा लगा था और वो किसी से एक शब्द तक बोल नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मल्लिका को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। इसके बाद भी वो बिब्बो ताज की कब्र पर लेकर जाती है और यहाँ पहुंचते ही आलम दिल खोल कर रोती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो अंग्रेजों से पूछते हैं कि ताज की मौत कैसे हुई। तो अंग्रेज उनसे झूठ कह देते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया था और ताज हमें उनके बारे में ना बता दे, इसलिए उन्होंने ताज को मार डाला। और उल्टा वो ताज के पिता को हीरा मंडी के खिलाफ भड़काने लगते हैं। फिर अंग्रेजों के
जाने के बाद ताज के पिता बहुत बुरी तरह रोते हैं क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि मुझे को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। इधर हम मल्लिका के पास फरीदा को देखते हैं, जिन्होंने अब एक दूसरे को माफ कर दिया था। और मल्लिका फरीदा को अपने शाही महल की चाबी दे देती है और कहती है कि मेरी बेटियां इस महल को नहीं चला पाएंगी, क्योंकि महल को चलाने के लिए कमीनापन और चालाकी होनी बहुत जरूरी है, जो पहले मुझ में थी और अब तुझ में है। इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर जाने से पहले फरीदा वो चाबी मल्लिका को दे देती है और उसे बोलती है कि चाबी तो किसी भी हालत में मैं आपसे छीन कर ले जाऊंगी। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं, जो अब अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, पर उनके अड्डे के बारे में अंग्रेज जान चुके थे, इसलिए बीबो अब उनको अपने महल में ले जाने लगती है। पर इसी दौरान उनके एक साथी की मौत भी हो जाती है। हालांकि किसी तरह से वो महल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ मल्लिका उन्हें देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि वो बीबो से उन्हें लज्जों से कमरे में ले जाने के लिए कहती है और उनके लिए खाने का भी प्रबंध कराने बोलती है, क्योंकि मल्लिका भी अब अंग्रेजों से आज़ादी चाहती थी, इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। इसके बाद यहाँ वालिद साहब जब फरीदा के पास आते हैं, तो फरीदा उन्हें भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात कहती है, पर वो कहते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद फरीदा भी उन्हें अपना साहब मानने से मना कर देती है। इधर हम ताज दादी को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और तब उनसे मिलने आलम आती है। तब ताज की दादी उसे देखते ही खुश हो जाती है और उसे अपनी सारी अंगूठियां तोहफे में दे देती है और कहती है कि अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। पर आलम कहती है कि नन्हा ताज भी बहुत जल्द आने वाला है, आपको कुछ नहीं होने देगा। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। इधर अब वालिद साहब सारे नवाबों को बताते हैं कि हीरा मंडी की तवायफे अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हमें अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं लेना, इसलिए हम लोग अब से हीरा मंडी नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जब नवाबों ने हीरा मंडी आना छोड़ था, तब से यहाँ का कारोबार गिर गया था और सब कुछ सूना पड़ गया था। तब उस्ताद मल्लिका को जुल्फिकार से बात करने के लिए कहता है, पर मल्लिका और वाहिदा का फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नवाब के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद अब तवायफों की मीटिंग रखी जाती है। तब बिब्बोजान कहती है कि करना क्या है, हमें भी अब आज़ादी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आज़ाद होने का पूरा अधिकार है। ये सब सुनकर सारी औरतें आज़ादी की पहल करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इधर हम हामिद एंडरसन को मारने का प्लान बना रहा होता है। तभी बिब्बो कहती है कि मैं एंडरसन को मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है, तो मैं वहां सबके सामने एंडरसन को मारूंगी, फिर भले उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सजा मिले। अब अगले दिन हम जलसे में देखते हैं कि जहां एंडरसन स्पीच दे रहा होता है, तभी वहां बिब्बो सबके सामने एंडरसन को गोली मार देती है और एंडरसन वही मर जाता है। तब वहां पुलिस वाले आते हैं और उन सबको हामिद मारने लगता है। तभी पीछे से कार्चराइट बंदूक से हामिद को मार डालता है और बिब्बो को पकड़ ले जाता है। अब यहाँ मल्लिका को भी पता चल जाता है कि एंडरसन को किसी ने मार डाला है और वो कोई और नहीं बल्कि बिब्बो है। जो सुनकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं। अब इधर जेल में बिब्बो को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और ये लोग बार बार उसके साथियों का नाम भी पूछ रहे थे। अब बिब्बो सिर्फ एक ही शब्द कहती है, आज़ादी। इसके बाद मल्लिका के पास फरीदा आती है, जो कहती है कि बिब्बो जान को बचाना बेहद जरूरी है, वरना कल कार्चराइट बिब्बो जान को मार डालेगा। तब ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम भी जंग के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आलम के पास उस्ताद जी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है। असल में कार्चराइट तुम्हारे साथ सोना चाहता है। जिस पर पहले तो आलम भड़क जाती है, पर उस्ताद बताता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कार्चराइट से बदला लेने का। तुम ये बंदूक रखो और उसे गोली मार देना। अब आलम भी इसके लिए मान जाती है और इधर हम बिब्बो जान को देखते हैं, जो पिटने के बाद बेहोश पड़ी हुई थी और आज रात को पुलिस वाले उसे जान से मारने वाले थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हीरा मंडी की सारी तवाइफें सड़क पर उतर आई है और ये सब बिब्बो के पास ही जा रही थी, ताकि ये लोग बिब्बो को हौसला दे सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर इधर से आलम और उस्ताद जी कार्टराइट के पास जाते हैं और यहाँ कार्टराइट अब आलम के साथ इंटीमेट ही होने वाला होता है और इधर सब औरतें आगे बढ़ जा रही थी। तब उन्हें रोकने पुलिस वाले आते हैं और उन्हें मारते भी है, पर ज्यादा देर उन सबको रोक नहीं पाते।
और ये जुलूस पुलिस स्टेशन की दीवारों तक पहुंच जाता है। उसी साइड पे हम देखते हैं कि अब बिब्बो जान को पुलिस वालों ने मारने के लिए सामने खड़ा रखा है और एक ही ऑर्डर पर बिब्बो जान को गोलियों से भून दिया जाता है और इधर लंबी काचवाइट को जान से मार डालती है। हालांकि अब बिब्बो जान के मरने से सारी औरतें आज़ादी की मुहिम में उतर गई थी, पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड छोटा सा रिव्यू भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड यस, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।